प्रथम चरण में मुसलमान जो है बहुत खुश था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिए, रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिए, प्रज्ञा ठाकुर का, यही तो मुसलमान चाह रहा था। तो प्रधानमंत्री को लगता होगा ना कि इन सब चीजों से वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सही काम किया नहीं, केवल भाषण दिया और गोदी मीडिया में प्रचार किया। करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं। इस देश में पुलिस फ्री है क्या? जब आपने 10 साल इतना अच्छा काम किया तो फिर आप ये नकारात्मक चीजों को गाय गंगा और मुसलमान और हिंदू और मंगलसूत्र पर चले आए। इससे प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हुई है और उसका असर एक टी शर्ट और एक लोअर में पूरा चुनाव निकाल दिया। और आप तो कपड़े पे कपड़ा बदल रहे हैं। राहुल गांधी युवाओं से जुड़ चुके हैं, इंडिया गठबंधन को बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, 70 और 30 का रेशियो। जब जनादेश खिलाफ है, मशीन की सरकार के खिलाफ हम नहीं बोल रहे, मशीन के खिलाफ, पूरा देश खिलाफ। मशीन पर भरोसा नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री को मशीन से वोट नहीं कराना था। अगर ईवीएम ही फैक्टर है, कारक है जीत हार में, तो फिर कैसे जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि उनकी जो सरकार बनेगी, क्या चुनाव लड़ेंगे तो 5000 वोट नहीं पा सकते। पार्टी में है तब वो नारद रहा है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कौन मुसलमान मांग रहा है आरक्षण के लिए? पूरे के पूरे मुसलमानों की इस देश में आरक्षण। प्रधानमंत्री बने तो संविधान से बने ना, तो खत्म क्यों नहीं कर देंगे? विपक्ष को खत्म करना ही लोकतंत्र को खत्म करने के बराबर। सेना पूरे देश की है, सिर्फ भाजपा की नहीं है। गठबंधन आगे है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। बहुमत से ऊपर है, बहुत ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय हमारी मौजूदगी बलिया में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजील अहमद साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक मुस्लिम स्कॉलर के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है और उनको जो है आप लोग हमेशा बड़े बड़े चैनलों पर, बड़े बड़े टीवियों पर देखते रहे होंगे, जो कि बड़े बड़े डिबेटों में शामिल रहते हैं। आज हम लोग उसके साथ भी बातचीत करने का उन्हें मौका मिला, क्योंकि यह हमारे बेलथरा रोड के रहने वाले हैं। तो आइए जो है आज उनसे जो बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है उस पर भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से जो एनडीए गठबंधन है, जिस तरह से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, योगी जी हैं, अब ये अंतिम चरण का जो चुनाव 7वें चरण का, उसे जो हिंदू मुस्लिम बनाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। इसे लेकर के यह क्या कहेंगे? तो भारत मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विश्वगुरु है। इनको विश्वगुरु कहा जाता है। प्रथम चरण में मुसलमान जो है बहुत खुश था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिए, रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिए, प्रज्ञा ठाकुर का, यही तो मुसलमान चाह रहा था ना भाई। आप एक मान लीजिए, एक मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है मुसलमान, वो किसी बात से नाराज है, इन लोगों के बोल वचन से, तो मुसलमानों को और क्या था? अगर ये पहले काम सख्त एक्शन लिए होते रमेश बिधूड़ी, पूरी दुनिया के भारत में संसद में जो काम रमेश बिधूड़ी ने किया, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ भारत। हम लोकसभा है ना हमारी, हमारा सितारा है वो, हमारा चांद है, हमारा वो आइकॉन है। इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है वो, जहाँ लोकतंत्र में चर्चा होती है। पूरी दुनिया में क्या संदेश गया? आपने टिकट काट दिया। बहुत अच्छा चल रहा था, मुसलमान खुश था। लेकिन प्रथम चरण के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी छवि को गिरा दिए और मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र और तमाम नेगेटिव चीज, नकारात्मक चीजों को भाषण में बोलना शुरू कर दिए, इससे मुसलमान और दलित और सभी लोग नाराज हुए। पूरा देश, अगर देश हमारा है ना, देश अच्छा चले ये तो सब चाहते हैं ना। बताइए, जो कि अपने को अवतार मान रहे हैं, उन्हें प्रथम चरण के बाद क्या ऐसा लगा कि ये सब चीजें उन्हें लानी पड़ी? मंगलसूत्र, भैंस, गाय, गोरू, मांस, मुसलमान, आतंकवाद, ये सब चीजें लाने की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें? प्रथम चरण के बाद क्या लगा? पूरे 10 साल आप सुने ना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, समझ रहे आप? और महिलाओं को इतना दिए, रोजगार दिए, शौचालय, क्या क्या, मतलब 10 साल हम सुनते आए। इस चुनाव में क्यों नहीं ये सब बातें उठा रहे? क्या इन कामों से आपको लगता है कि ये काम नहीं हुए? आपने बातें की 10 साल, तो प्रधानमंत्री को लगता होगा ना कि इन सब चीजों से वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सही काम किया नहीं, केवल भाषण दिया और गोदी मीडिया में प्रचार करवाया। तो उनको नहीं लगता है कि इन सब चीजों पर वोट मिलेगा। अगर सचमुच किए होते तो जनता की तो यही मांग है ना, जनता की मांग तो यही है। मैं दिल्ली में डिबेट करता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, इस देश में पुलिस फ्री है क्या? आप बताइए हमको, पुलिस फ्री है इस देश में? पुलिस भी फ्री नहीं।
इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है मान सम्मान, न्याय को मजबूत करना। हमारे देश में गरीब से गरीब आदमी को ये लगना चाहिए कि हम एक संविधान के देश में जी रहे हैं। यदि हम गलत नहीं हैं तो हमारा संविधान हमारी रक्षा करेगा। लेकिन आज पुलिस फ्री नहीं, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, किसी एक थाना तहसील की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इस देश की डिमांड, आज क्यों नर्वस है लोग? वोट के परसेंटेज देख लीजिए, बूथ खाली है, कोई वोट देने नहीं जा रहा। यूथ तो एकदम वोट नहीं निकला देने। मैं दिल्ली के सारे बूथों पर घूमा। और वोट क्यों लोग नर्वस हैं? एक तो मशीन पे भरोसा नहीं लोगों का, और सरकारों पे भरोसा नहीं, इनकी बातों पे भरोसा नहीं। जब आपने 10 साल इतना अच्छा काम किया तो फिर आप ये नकारात्मक चीजों को गाय गंगा और मुसलमान और हिंदू और मंगलसूत्र पर चले आए। इससे प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हुई है और उसका असर वोट पे पड़ा है। एक तब राहुल गांधी जहां गली गली घूम रहे, पैदल घूम रहे, इतने बड़े परिवार के कहते हैं ना कि राजकुमार तो आम आदमी बन गया, जमीन पे घूम रहा है। और शहजादे जो है वो किसान हो गया, एक टी शर्ट और एक लोअर में पूरा चुनाव निकाल दिया। और आप तो कपड़े पे कपड़ा बदल रहे। कहाँ से मतलब ये चीजें लोगों को नहीं पसंद आ रही। राहुल गांधी युवाओं से जुड़ चुके हैं, वो गांव गांव घूम रहे। एक गांव में गए, वहां चप्पल हाथ में लेके महिलाएं घूम रही थी, तो बोला यहाँ दबंग सवर्ण जो है हमको चप्पल नहीं पहनने देते, तो हम लोग हाथ में। तो ये सब चीजें राहुल गांधी के अंदर, जो गांव जैसे महात्मा गांधी पूरे देश में घूमे थे, तो उनको बहुत ज्यादा भारत का दर्शन हुआ था। उसी तरह से जैसे राहुल गांधी पदयात्रा शुरू की है देश के अंदर, अब वो राहुल गांधी राजकुमार और शहजादे नहीं रहे, वो नेता बन चुके हैं, भारत के नेता। हमारा देश भारत है। यदि ये क्या था, गुलामी किसकी हम लोग कर रहे थे आजादी से पहले? ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना। तो आज हम उद्योगपतियों के गुलाम हो गए इस देश। जहां भारत ही रेल लिखा होता था वहां अडानी रेल लिखा जाएगा, वहां अडानी लिखा जाएगा, अडानी और अंबानी का भारत लिखा जाएगा। ये सब चीजों से लोग नाराज हैं, इसलिए वो भले ही इनको अंदाजा नहीं है, 4 जून को उसका भी अंदाजा चल जाएगा। कब तक करेंगे? आप बता रहे हैं कि आप चुनाव के समय जगह जगह गए हैं, देखे हैं, 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। क्या स्थिति लग रही है आपकी? एनडीए या इंडिया को अगर बढ़त है तो कितनी बढ़त मान रहे हैं आप? बहुत ज्यादा इंडिया गठबंधन को बढ़त है, बहुत ज्यादा। 70 और 30 का रेशियो है। जो इनके कोर वोटर है, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, फॉरवर्ड क्लास, वो नाराज है इनसे, वोट नहीं दे रहे। और वोट अगर जा ही नहीं रहे वोट देने, इतना ज्यादा लोग नर्वस हैं। उम्मीद सरकार से बहुत उम्मीद होती है। आप ये मान रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज जो घटा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वोटर हैं वह बूथ तक नहीं गए? बीजेपी के वोटर बूथ तक नहीं गए और यूथ नहीं गया, यूथ नहीं निकला। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को मशीन पे भरोसा नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई धूप में जाके वोट देने से फायदा क्या है, जब वोट हमारा कहीं और चला जाएगा। हमारी पसंद का कोई मतलब ही नहीं। तो जब जनादेश खिलाफ है, मशीन के, सरकार के खिलाफ हम नहीं बोल रहे, मशीन के खिलाफ है, पूरा देश खिलाफ है। चाहे भाजपा हो, चाहे सब कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, पूरा देश मशीन पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो प्रधानमंत्री को मशीन से वोट नहीं कराना था, बैलेट पेपर से कराना था। वो 400 कह रहे, हम तो कह रहे 500 वोट सीट आती उनकी अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते। ये बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान है इस बार, मशीन से वोट कराना। मशीन को आप, जैसे कि अभी अमित शाह यहाँ पे हल्दीरामपुर में कहे थे कि जो है अभी जब 4 तारीख को 4 बजेगा तो राहुल गांधी मशीन का जो है रोना रोएंगे, कहेंगे ईवीएम की वजह से चुनाव हार गए। तो ईवीएम को कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के जीत में एक फैक्टर मान रहे हैं आप? 14 से पहले तो यही बात ये लोग कहते थे। बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी तो पिटीशन फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कई पिटीशन इनकी फाइल थी। तो यही बात ये लोग भी कह रहे थे। तो भाजपा भी वही बात कर रही है, कांग्रेस भी वही बात कर रही है। तो पूरे देश की जब सही है, 2 बड़ी पार्टियां हैं, यदि दोनों पार्टी ये कह रही है कि भाई हमको ईवीएम पे भरोसा है, जनता का भरोसा क्यों टूट गया? कहाँ 80% 70% वोट पोल होता था, आज नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। पहले चरण से लेकर के अभी तक नहीं हो रहा है। किसी एक जगह पे गर्मी हो सकती है, किसी एक चरण में गर्मी हो सकती है। क्या सारे चरण में लोग क्यों नर्वस हैं? इसलिए नर्वस हैं कि हमारा वोट हम डाल किसी को रहे और चला जाएगा किसी को, तो जा करके बूथ पर मेहनत करने से क्या मतलब? तो देश की जनता ईवीएम को नहीं भरोसा करती। विपक्ष का चुनाव लड़ना काम है, चुनाव हो गया, अब ईवीएम का क्या खेल है वो सरकार जाने।
अगर ईवीएम ही फैक्टर है, कारक है जीत हार में, तो फिर कैसे जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि उनकी जो सरकार बनेगी 4 तारीख को, देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर ईवीएम निष्पक्ष हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चला है, काफी कुछ बदलाव हुए हैं ईवीएम में भी, हो सकता है कि इस उम्मीद पे कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो पर्ची उर्ची गिनने का 45 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, इन सब चीजों से कुछ हो सकता है कि रोक लग सकती है। नहीं तो जिस पहले जो तरीका था, भाई आशा कैसे करेंगे जब सारी चीजें आपकी विपरीत हैं, फिर भी तो आप लड़ाई लड़ेंगे ना, लड़ाई छोड़ नहीं देंगे। तो ठीक है, ईवीएम में बहुत कुछ परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट ने कराया है, उस आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष, उससे भी ऊपर उठ करके अगर कोई बेईमानी को उतर जाए तब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा भी ईमानदारी होगी और निष्पक्षता से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। अब आते हैं जो अपने लोकल एरिया पे बात करते हैं। जिस तरह से एक नारद राय का सत्र समाजवादी पार्टी से वो 40 साल जुड़े रहे, बीच में एक बार मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का मसला था तो बाहर थे, लेकिन वो तो आपसी मसला था। लेकिन जिस तरह से कल वो जो है छोड़े हैं समाजवादी पार्टी को, और बढ़िया जो है फाइट में थे सनातन पांडे बलिया से, यहाँ से मान लीजिए रामाशंकर विद्यार्थी जो अच्छा लड़ रहे थे, गाजीपुर से अफजल अंसारी थे, और घोसी से अपने राजीव राय भी चल रहे थे। लेकिन यह फैक्टर कितना जो है कारगर होगा, क्योंकि अमित शाह की आज पूरे दिन जो है मौजूदगी रहेगी बलिया में, इसका क्या कारण आप मान रहे हैं अमित शाह की मौजूदगी का? देखिए, नारद राय की जहां तक बात आप कर रहे हैं, नारद राय के रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक विधानसभा स्तर के नेता है, कोई बहुत बड़े नेता नहीं, और एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार वो जा चुके हैं समाजवादी पार्टी छोड़कर, और बहुजन समाज पार्टी, कई पार्टी में भी वो जा चुके हैं। जनेश्वर मिश्रा जी जिले के नेता हुआ करते थे, उनके ये खास थे, तब तक इनका काम ठीक चल रहा था। गरीब परिवार से निकले, गरीबी में जिए, गरीबी में राजनीति किए। राजनीति करने के बाद जब इंसान की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है, जीवन बहुत लग्जरियस हो जाता है, और लग्जरियस जीवन जीने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, तो निश्चित रूप से विपक्ष में व्यवस्था उतनी नहीं मिलती है, सत्ता में ज्यादा मिलता है। तो उस व्यवस्था के तहत ये लोग जाते आते हैं। राजनीति से या सेवा से कोई मतलब इसका नहीं। राजनीति में जो लोगों ने अपना जीवन को बहुत लग्जरियस बना लिया है और बहुत धन बल की आवश्यकता है उनको, वो विपक्ष में नहीं हो सकता, उसके लिए सत्ता में जाना पड़ेगा। तो वो अपने जीवन को ठीक रखने के लिए, अपनी चीजों को ठीक, उससे विचार से कोई मतलब नहीं, वैचारिक राजनीति से कोई मतलब नहीं है। यह वैभव की राजनीति है। नहीं मिलना भी कारण लोग मान रहे हैं। मैंने कहा ना कि टिकट मिले न मिले वो अलग चीज होता है। बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिलता है, पूरा जीवन उसी में खपा देते हैं। वैचारिक, कुछ चीजें वैचारिक होती हैं, और जहाँ विचार समाप्त हो जाता है वहां पे आपका फायदा और नुकसान जब दिखने लगता है, तो किसी पार्टी, परिवार, गांव, ये सब रिश्तेदार माने नहीं रखते। तब माने रखता है कि हमको वैभव कहाँ से मिलेगा। मान रहे हैं कि अपने पक्ष में ध्रुवीकरण नहीं करा पाएंगे। ना, वो कोई मास लीडर नहीं है। नारद राय कोई मास लीडर थोड़ी। क्या देख रहे हैं आप सलेमपुर और ये चारों सीट? वो अगर नारद राय चुनाव लड़ेंगे तो 5000 वोट नहीं पा सकते। कभी वो नहीं, व्यक्तिगत रूप से अपने को आके नहीं, समाजवादी पार्टी में है तब वो नारद राय है। समाजवादी पार्टी में नहीं है तो वहां तो बहुत राय लोग हैं, वहां पे इनको नहीं वो मिलेगा, जिस उम्मीद में गए हैं वो मिलेगा नहीं वहां। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं इस समय। सनातन पांडे पूरी तरह से चुनाव जीत रहे, लोग पिछला चुनाव कम ही वोट से हारे, इस बार वो अच्छे वोट से जीतेंगे, और सलेमपुर भी जीत रहे और घोसी भी जीत रहे। इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात की थी, उसके बाद एक भाजपा को भी एक मुद्दा मिल गया, और अभी यहीं पे हल्दीरामपुर में अमित शाह जी अपनी रैली में कहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है, अगर इन्हें आप जिताते हैं तो वो पिछड़ों का आरक्षण जो छीन कर मुसलमानों को दे देगी। इसे लेकर क्या आपका सोच? राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कौन मुसलमान मांग रहा है आरक्षण? लालू यादव तो मुसलमान नहीं है, और अपने उनके बेटा भी मुख्यमंत्री, सरकार में भी रहे, उप मुख्यमंत्री, यही लोग खत्म किए, तो सब कुछ वही खत्म किए। और ये लोग गए वहाँ कोढ़ा में, तेजस्वी यादव, पूर्णिया में एक कोढ़ा विधानसभा है, सुरक्षित सीट है, तो शेरशाहवादी एक मुसलमान होते हैं वहाँ, शेरशाहवादी, तो बोले कि शेरशाहवादी को हम टिकट देंगे। तो हमने उनसे सवाल किया कि जब कोढ़ा विधानसभा सुरक्षित सीट है तो आप किस मुसलमान को टिकट देंगे? किसी मुसलमान को नहीं दे सकते, फिर झूठ क्यों बोलते हैं? तो ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। मुसलमान को लेकर के ये लोग भी अच्छा नहीं करते और कुछ भी बोलते रहते हैं।
तेजस्वी जी भी और लालू जी क्या बोले नहीं बोले, उसको प्रधानमंत्री कैसे प्रस्तुत किए। मुसलमान का आरक्षण कौन मांग रहा है? कोई बिल आया विधानसभा में, कोई बिल आया लोकसभा में, कोई बिल आया? मुसलमान को तो आरक्षण मिल ही रहा है, सवर्ण मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस में कोटा में मिल ही रहा है, ओबीसी को मिल ही रहा है। एक मुसलमान बिना आरक्षण के नहीं, पूरे के पूरे मुसलमानों को इस देश में आरक्षण मिल रहा है। जिसको ओबीसी में नहीं मिल रहा है उसको ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है। जो लोग भी आरक्षण के कैटेगराइज में हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। उसमें खत्म करना नहीं करना वो कोई विषय ही नहीं है, या चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। एक मुसलमान पूरे देश में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखा हो कि हमको आरक्षण दे, किस बात का आरक्षण देगा? इस देश में व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है ना, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, सबका। ओबीसी में ईसाई भी है, बुद्धिस्ट भी है, मुसलमान भी, सब लोग तो है। इस तरह से बीजेपी के लीडर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और इसको जो है वो अमित शाह जी यहाँ से कहे हों, चाहे मोदी जी मऊ से बोले हों कि भाई वो उनका जो है संविधान पर पूरा अटूट विश्वास है, मतलब एक तरीके से उसकी पूजा करते हैं। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन संविधान की तख्ती लेकर घूम रहा है? देखिए, संविधान हमारे देश की रीढ़ है, हम सब संविधान से बढ़े हुए हैं। प्रधानमंत्री बने तो संविधान से बने ना, तो खत्म क्यों नहीं कर देंगे? हम दिल्ली में डिबेट करते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं बताइए कहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया। हमने कहा कि 100 से ज्यादा बिल आपने उस समय पास कर दिया जब 80 से ज्यादा सांसदों को आपने बर्खास्त कर रखा। विपक्ष को खत्म करना ही लोकतंत्र को खत्म करने के बराबर है। यदि आप विपक्ष को नहीं सह सकते तो आप मान लीजिए कि आप लोकतंत्र को नहीं सह सकते। यदि लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र नहीं। यदि आप लोग विपक्ष को समाप्त ही कर देंगे तो खत्म हो गया ना लोकतंत्र। तो आप जब 70 से 80 सांसदों को बर्खास्त करके सदन से बाहर कर दिए, उस समय 100 से ज्यादा बिलों को पास किए बिना बहस के, तो लोकतंत्र खत्म हो गया ना। संविधान बचा कहाँ संविधान बचा? नहीं, पूरा खतरा है। ये तो सारे सांसदों को बाहर करके और सबके घरों पर एक 100 जवान सीआईएसएफ के तैनात करके और पास करा देंगे, राष्ट्रपति जी से दस्तखत करा के संविधान लागू कर देंगे, नया संविधान बना देंगे, जिस तरह से ये लोग करते हैं। देश को 1 महीने इन्होंने बढ़ाया है जो रिटायर होने वाला है। देखिए, सेना का राजनीति से कोई मतलब नहीं। 1 महीना सेना बढ़ाने क्या उचित? वो अपना क्या इंटरनल क्या होता है, वो सेना का अपना काम है, वो उसमें पॉलिटिकली कुछ इंटरप्ट नहीं करते। सेना खुद नहीं करने देती। सेना के पास खुद इतना पावर है कि वो किसी भी पॉलिटिकली चीजों को नहीं है, तो इसका कोई माने मतलब नहीं। इस पर बात करना ही जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। 1 महीना बढ़ गया, 2 महीना बढ़ गया। अगर कोई सेनाध्यक्ष अगर 24 घंटा नहीं है किसी कारण से, तो क्या सेना बैठ जाएगी? सेना पर बात करना, सेना का अपना एक फ्रेम है, उस फ्रेम पे उसको काम करना होता है। सरकार चाहे किसी की भी रहे, उसका देश की सुरक्षा देना उसका काम है। वो सरकार की भी नहीं सुनेगी अगर सरकार देश के कोई काम करेगी। सेना का, हमारा सेना जो है, और सेना पूरे देश की है, उसकी भाजपा की नहीं है। सेना हम सब की है, 140 करोड़ भारतीयों की सेना है। हमारे बच्चे उसमें नौकरी करते हैं, हम लोग के पैसे से उनकी सैलरी जाती है, उनके जीवन की रक्षा होती है, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। सेना पर अगर कोई बात करता है तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में उससे गंदा। जनता परिवर्तन के मूड में है, जनता बदलना चाहती है, जनता इन सब चीजों से तंग आ चुकी है। हिंदू मुसलमान, इस देश से कोई जाएगा क्या? सबको तो यही रहना है ना, तो लड़के क्यों रहे? कैसे रह सकते? हम सब मिल के पैसा हम देते, पैसा हमारा है। 28% जीएसटी ले रही है, ये बात तो एक बार भी नहीं बोलते। एक दवाई खरीदने जाएगा उस पर एक अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा, पाहिज, भिखारी सब जीएसटी दे रहा है। नफरत का माहौल है, बिल्कुल नफरत का माहौल है देश में। क्या है, मंगलसूत्र बिक जाएगा मुसलमानों का, क्या है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आतंकवाद हमने खत्म कर दिया, नस्लवाद खत्म कर दिया, माफियाओं को खत्म कर दिया। देखिए, पंजाब में आतंकवाद था ना, किसने खत्म किया? कांग्रेस ने खत्म किया ना। ये तो रूटीन वर्क है, जो रहेगा वो खत्म करेगा। जब इस तरह की देश पर इस तरह के मुसीबतें आएंगी या इस तरह के लोग हरकत करेंगे, तो जो भी सरकार होगी उसको खत्म करेगी। वो हमारी सेना और उसके लिए कैपेबल है हमारा संविधान। पंजाब में नहीं था, कौन खत्म किया पंजाब के आतंकवाद को? कांग्रेस ने किया ना। तो कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि हमने पंजाब से आतंकवाद खत्म किया। कहा कभी? किसी कांग्रेस के लीडर से सुने आप? कभी भी कोई घटना होती है तो धीरे धीरे बिहार में नक्सलाइट थे ना, किसने खत्म किया? कांग्रेस ने ही खत्म किया ना। झारखंड में किसने खत्म किया?
जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में किसने खत्म किया? आज वो स्थिति नहीं ना है, 14 से पहले ही लगभग समाप्त हो चुके थे। तो कभी कांग्रेस ने तो ये बात नहीं कहा कि हमने आतंकवाद समाप्त किया। अरे भाई, जो रहेगा वो करेगा इस पर। कोई भी सरकार छोड़ देगी क्या कि आप आके दिल्ली में बैठ जाओ? कोई सरकार छोड़ेगी क्या किसी को? कोई भी सरकार रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने खत्म किया। जो भी सरकार होती है, इन सब चीजों से निपटने के लिए हमारे देश में कौशल अफसर हैं और सेना है, मजबूत हमारा किला है, मजबूत हमारे पास सिस्टम है, वो अपना काम करता है। उसमें किसी सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। एक बहुत बड़ा बजट खर्च होता है। हमारी देश की सेना इस बात के लिए सक्षम है। जो शौर्य सेना का है वो भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं। ये पूरे, अगर आतंकवाद कोई खत्म होता है, 140 करोड़ का गौरव है, इसके लिए भाजपा क्यों गौरवान्वित होती है? हमारा भी तो गौरव है। हमारा जवान किसी पाकिस्तानी को जाके मारेगा तो हमारा भी तो गौरव है। कांग्रेसियों का गौरव नहीं है, वो आरजेडी का गौरव नहीं है, सपा का गौरव नहीं है, सिर्फ भाजपा ही का गौरव है। ये गलत बात है। ये सेना पे देश की जनता का पैसा खर्च होता है। इसलिए अगर सेना कोई गौरवान्वित काम करती है, वो गौरव मनाने का हक पूरे देश की जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे सोशल एक्टिविस्ट और प्रवक्ता जो है फजील अहमद जी को, जिनका जो है सभी मुद्दों पर साफ साफ से कहना था। और उन्होंने कहा कि सेना का गौरव जो है हर भारतीय के लिए गौरव की बात होती है। सेना का कोई भी गौरवपूर्ण कार्य होगा तो हर भारतीय के लिए है, न कि सिर्फ बीजेपी के लिए। बीजेपी ने सिर्फ आतंकवाद और नक्सलवाद और जो माफिया को खत्म नहीं किया है। यह पहले से एक चलती हुई प्रक्रिया है। जो भी सरकार रहती है इस पर जो फोकस करती है, इस पर काम करती है। धीरे धीरे करके ये सब चीज समाप्त हो गया। नारद राय को लेकर के इन्होंने बड़ी बात कही कि नारद राय का खुद का जनाधार कुछ भी नहीं है। अगर वह बगैर समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, तो 5000 वोट भी मिलना उनके लिए मुश्किल है। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।